नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टीचर अपडेट 247 पे। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सबको अभी 7th पे को लेके जो पटना हाई कोर्ट में केस हुआ है उसका पीडीएफ जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुका है। उस पीडीएफ के बारे में मैं आप सबसे रूबरू कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि ये पूरा जो पीडीएफ है वो पूरा पीडीएफ लगभग 34 पेज का इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद करने, इस सबको सजाने और इसका मीनिंग को विश्लेषित करने में, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो मैं आप सारे दोस्तों और सारे व्यूवर्स और सारे शिक्षक साथियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप एक लाइक कर दें, वीडियो को कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये मेरा आपसे नम्र और बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर देखा जाए तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को, इसके पूरे पीडीएफ को अगर इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूँ पहले, फिर हिंदी में एक्सप्लेन कर लूँ, तो आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा समय का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 34 पेज का एक पीडीएफ है। तो पहले हिंदी पढ़ के फिर उसका, पहले इंग्लिश पढ़ के फिर उसका हिंदी में अगर अनुवाद में करूँ तो आप सारे शिक्षक साथियों, सारे व्यूवर्स बोर हो जाएंगे और वीडियो पूरा वॉच किए बिना ही आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि जो मांगे रखी गई हैं उनमें किन किन बातों का जिक्र किया हुआ है। तो मैं इस पहले पीडीएफ को पूरा स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो का जो सार है वो क्या है। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप देख सकते हैं कितनी सारी बातें लिखी गई हैं और ये लगभग कितने पेज का है, तो लगभग 34 पेजेस का है, जो कि अभी 27वां पेज में स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं आपको पूरे पीडीएफ का पेजेस दिखा दे रहा हूँ, फिर इसका हिंदी रूपांतरण जो है विश्लेषित तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके सामने मैं करूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका हिंदी रूपांतरण लेकर मैं आप सबके समक्ष हाजिर हूँ। फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों, देख सकते हैं कि जो भी डिमांड, जो भी मुद्दे रखे गए हैं पीडीएफ के माध्यम से या पटना हाई कोर्ट में कानूनी रूप से जो भी मुद्दे रखे गए हैं, उसमें आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया 34 पेज की मांगे हैं। उस पेज का जितना भी मांग है सबका मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको विश्लेषित तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन साथियों, रिक्वेस्ट फिर से मैं कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। अदरवाइज आप चीज़ों को समझे बिना ही और मतलब उटपटांग कमेंट करने लगते हैं, जो कि समझ से परे हो जाता है। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक होने का एक परिचय भी देना आपका फर्ज बनता है। चलिए साथियों, इसमें क्या लिखा गया है, तो आदरपूर्वक निवेदन है ना, जज साहब से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वर्तमान रीट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि निम्नलिखित राहत प्रदान किया जाए। एक आदेश, निर्देश या रीट जारी करना, जिसमें सर्टियोरारी की प्रकृति की रीट भी शामिल है, ताकि वर्तमान राज्य शिक्षक की नियुक्ति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, सेवा शर्तें, है ना। पहले देखिए, ये जो है ना, पहले भूमिका बांधा गया है ना, कि किन बातों का चर्चा है और क्या क्या बातें मतलब राज्य सरकारें कर रही है और किस आधार पे हम लोगों को पेमेंट मिलता है। तो यहाँ देखिए, फिटमेंट मैट्रिक्स को निरस्त करना, वर्तमान में जो चल रहा है उसको निरस्त किया जाए। नियमावली 2023 का जो उल्लंघन है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 14, 16 और 21 का जो उल्लंघन हो रहा है उसकी भी बातें की गई है। मतलब नियम जो है, वित्त विभाग में जो नियम बना हुआ है उस नियम का खुद ही सरकार उल्लंघन कर रही है। तो पहले उन सारे नियम को लिख दिया गया है कि जो वित्त विभाग है इस नियम के थ्रू ये काम की है, लेकिन खुद ही अपने उन बातों से वो मुकर रही है। कर्मचारियों को उनके अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो अधिकारियों को निर्देश दिया जाए, ये जज साहब से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता जो कि स्कूल शिक्षक, राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, को 7वें वेतन आयोग सीपीसी के वेतन, संशोधित वेतन संरचना के अनुसार मूल वेतन और वेतन स्तर विशेष 7 स्तर के राज्य 7 माध्यमिक शिक्षकों के लिए तथा स्तर 8 वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रदान किया जाए, जैसा कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या, ये देखिए ध्यान से, 3590 दिनांक 24/5/2017 में वर्णित है। वित्त विभाग का जो 3590 नंबर सीरियलिंग है उसमें 24/5/2017 को क्या वर्णन किया गया है, तो वर्णन ये है कि जो भी राज्य सरकारें होंगी उनको उनकी क्षमता के अनुसार डीए, एचआरए और फिर टीए, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, जो कि हम लोग को नहीं मिलता है, मेडिकल, एमडीएचसी, ये सारी चीज़ों का वर्णन है कि ये देना है। लेकिन सरकार क्या की, हम लोग को राज्य कर्मचारी भी बना दी और हम लोगों को अपने लिखे हुए, वित्त विभाग के कानून में लिखे हुए बातों को बिना अमल किए हुए मनमानी तरीके से हमें वेतन प्रदान कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन जो हमारा है वो ये पॉइंट है जो मैंने आपको अभी सब बताया।
है ना, निर्देशित किया जाए कि वे सभी लागू भत्ते जिसमें महंगाई भत्ता, जिसको आप डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, प्रदान करें। तो महंगाई भत्ता तो हम लोग को मिलता है, एचआरए मकान किराया भत्ता वो भी हम लोग को मिलता है, लेकिन परिवहन भत्ता जिसको टीए बोला जाता है, ये सेंट्रल कर्मचारियों को, रेलवे कर्मचारियों को, केवीएस कर्मचारी जो होते हैं उनको आसानी से ये सब चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा उन लोग को भत्ता मिलता है। परिवहन भत्ता हम लोग को नहीं मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस ये मिलना चाहिए। एमएससीपी लाभार्थी उनकी नियुक्ति की तिथि से, और यह सब 7वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के वेतनमान संशोधित वेतन संरक्षण के पूर्ण अनुरूप हो। जैसा कि राज्य सरकार, देखिए यहाँ पे अब गैजेट की बात की गई है, राज्य सरकार के वेतन के लिए राज्य राज्यपत्र यानी स्टेट गैजेट में वित्त विभाग, फिर से वो बात किया गया 3590, जो कि 3590 जो संकल्प संख्या है, वो एक संकल्प संख्या जो वित्त विभाग में लिखा हुआ है, उसमें 3590 सीरियल नंबर में 24/2017 को इस बात का जिक्र भी किया हुआ है, लिखित में इस बातों को शामिल किया गया है, और अभी जो है उसका पूर्ण रूप से उल्लंघन होता हुआ दिखाई दे रहा है, संवैधानिक प्रावधानों की भावना के अनुरूप हो, है ना। जो भी बातें ऊपर मैंने बताई आपको, उन सारी बातों का चर्चा किया गया है वित्त विभाग का जो संकल्प संख्या 3590, जो कि 24/2017 को लिखित है, उसमें किया गया है। आगे देखा जाएगा, तो फिर से मेन पॉइंट पे मैं आऊँ, ये देखिए, याचिकाकर्ताओं के साथ अन्य सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाए। आप सब जानते हैं कि अदर स्टेट के जो भी राज्य कर्मचारी हैं उनको अभी सेंट्रल के अकॉर्डिंग, सेंट्रल सरकार जो होती है, केंद्र सरकार जो होती है, उनको उनके अनुसार पूर्ण रूप से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है, सिवाय बिहार के कर्मचारियों को छोड़ के, खासकर जो नए शिक्षक नियुक्त हुए हैं या नियोजित शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं उनको छोड़ के बाकी सबको दिया जा रहा है। तो ये लाइन क्या हमें समझा रहा है कि अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाए और आगे किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। फिर कोई अन्य राहतें जो मानवीय न्यायालय तथा परिस्थितियों को देखते हुए उचित समझे कि इस माननीय उच्च न्यायालय के विचार और निपटान के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठते हैं, है ना। अब यहाँ पे पूरी तरह से कानूनी बातें की गई है। फिर से 3590 संकल्प संख्या 24/2017 को ये डेट में वर्णित है। राज्य सरकार जो है 16/5/2017 और 23/5/2017 को इसको स्वीकृत भी की है। अब देखिए, इससे बड़ा मूर्खता क्या होगा, खुद ही आप एक संकल्प संख्या क्रिएट करते हैं 3590, 24/5/2017 में इसका वर्णन भी कर देते हैं, 16/5/2017 और 23/5/2017 में सारा जो आपने संकल्प लिया था उसको आप एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, स्वीकृत भी कर लेते हैं, और फिर से कर्मचारी जो आप ज्वाइन कराते हैं उनको संकल्प किए हुए के बिल्कुल उल्टे तरीके से, अलग तरीके से आप उनको वेतन दे रहे हैं, मनमाने ढंग से। मतलब नियम में आपने कुछ लिखा और मौखिक नियम आपने खुद से कुछ अलग बना लिया। ये सारा जो है पूरी चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे कि इस तरह से ये अनुच्छेद 14, 16 और 21 के उल्लंघन के साथ साथ स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सीधी सी बात है, जो आपने लिखा है उसको वहीं अगर आप नहीं मान रहे हैं, मतलब कानून के साथ आप खेल रहे हैं, वित्त विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, कोई भी हो। आगे देखिए कि क्या याचिकाकर्ता को पूर्ण 7वें सीपीसी लाभ जिसमें भत्तों सहित से वंचित करना उनकी कठोर चयन प्रक्रिया और विशेष योग्यता के बावजूद, जबकि इसे अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रदान करना मनमानी और भेदभाव पूर्ण व्यवहार के बराबर है। आपने इतना बीपीएससी का एग्जाम कराया, स्टेट निकालो, फिर सीटेट निकालो, बीएड करना पड़ेगा, है ना, बीटेट निकालो, सारा चीज़ करके आपने बुला लिया और राज्य कर्मचारी भी बना दिया। नियम जो आपने लिखा है उसका उल्टा आपने पेमेंट देना भी शुरू कर दिया। तो ये किसका उल्लंघन है? तो अनुच्छेद 14, 16 और 21 कानून जो है अनुच्छेद आर्टिकल, उसका ये पूर्ण रूप से कंट्राडिक्शन है, उल्लंघन है। अब देखिए यहाँ पे नियोजित भाइयों के लिए भी बातें की गई है। यहाँ राज्य सरकार के दो अलग अलग वर्ग अर्थात सरकारी शिक्षक और नियोजित शिक्षक बनाए, इसमें सरकारी शिक्षक एक समाप्त हो रही है, विलुप्त श्रेणी में है। इन दोनों वर्गों की परिस्थिति अलग हो सकती है, यह विचार अपने आप में भेदभावपूर्ण होगा। सीधी सी बात है कि एक आपने नियोजित बना दिया, एक सरकारी बना दिया, दोनों को अलग अलग पेमेंट देना शुरू कर दिया, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनका डिमांड कुछ और है, विद्यालय अध्यापक का डिमांड कुछ और है, सक्षमता वाले का डिमांड कुछ और है, नियोजित वाले का डिमांड कुछ और है, नगर प्रखंड, इतना कैटेगरी बना दिया गया है जो कि एक भेदभावपूर्ण प्रदर्शित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो नियोजित शिक्षकों को दी गई वेतन संरचना निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों को दी गई वेतन संरचना से कम थी। नियोजित भाई को जो पेमेंट मिलता था और सरकारी वाले से क्या मिलता था? कम मिलता था। आगे देखिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वर्तमान में राज्य में लगभग 66,000 सरकारी शिक्षक हैं, जबकि लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। एक दो आदमी नहीं, 4 लाख, जबकि सरकारी शिक्षक कितने थे? 66,000 के आसपास थे।
और 4 लाख नियोजित शिक्षक थे। आगे नियुक्ति की गुंजाइश लगभग 1 लाख शिक्षकों की है, जो कि 5 लाख शिक्षकों की संख्या के खिलाफ है। ठीक है, तो 5 लाख शिक्षक जब 4 लाख नियोजित हो जाएंगे और फिर 5 लाख संख्या जब उनका पहुंचेगा, तो जो भी कानूनी बातें लिखी हुई हैं, ये लिखी हुई बातें वर्तमान में बोली हुई बातें या वर्तमान में चल रहे नियमों के बिल्कुल अगेंस्ट है। आगे यह दावा है कि बड़ी संख्या वाले समूह का छोटे समूह के साथ, जैसा कि ऊपर बताया गया है, जो एक समाप्त हो रही है, विलुप्त होती श्रेणी में है, के साथ समानता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये समानता है? किसी तरह से ये उनके साथ इक्वलिटी है? फिर से यहाँ पे देखिए नियोजित भाइयों के लिए है। तो नियोजित शिक्षकों की भर्ती का तरीका सरकारी शिक्षकों के तरीके से पूरी तरह से भिन्न है। जैसा कि ऊपर बताया गया, इस मामले में अन्य वर्ग के कर्मचारी समूह न तो समाप्त हो रहे हैं, नहीं विलुप्त हो रहे हैं। याचिकाकर्ता उन सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता मांग रहा है ना, सबके साथ एक समान भाव करना चाहिए। जो बिहार राज्य के अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ, टीचर के साथ कुछ अलग पेमेंट और अन्य राज्य सरकारियों के साथ कुछ अलग पेमेंट, इस तरह की बातें की गई है अभी जो हो रही है, जिनमें 7वें सीपीसी लाभ दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता सभी राज्य सरकारी कर्मचारी कार्य, है ना, जो भी राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे नियोजित हो चाहे सरकारी हो, चुनावी ड्यूटी और जनगणना कार्य शामिल करते हैं। मतलब सबसे काम एक जैसा ले रहे हैं, लेकिन पेमेंट सबको कैसे दे रहे हैं? उल्टा, एकदम अलग अलग। और इसी को लेकर तो समान कम समान वेतन का शोर उठा था, उसको दबा दिया गया। तो इन बातों का भी चर्चा यहाँ पे किया गया है। फिर से यहाँ पे देखिए 35 और 90 संकल्प संख्या बार बार याद दिलाया जा रहा है वित्त विभाग का, और ये किस दिन लागू किया गया था? तो 24/5/2017 को इसको गजट में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे बीपीएससी टीचर्स के लिए लिखा गया है क्या कि याचिकाकर्ताओं ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। आप सब जानते हैं कि एग्जाम कितना टफ हुआ था, तो बीपीएससी के एग्जाम के थ्रू भी टीचर अपॉइंट हुए हैं। याचिकाकर्ता कई मायनों में अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। यह पुनः दोहराया जाता है कि भर्ती की पूर्व, अब देखिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी यानी जो पात्रता होता है उसकी भी बात की गई है कि स्टेट टीचर स्टेट भी निकाले हैं, बीएड भी निकाले हैं, है ना, डीएलएड भी निकाले हैं, फिर से सीटेट निकाले हैं या बीटेट निकाले हैं। ये सारी चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है। मतलब डिग्री की कहीं से कोई कमी नहीं, आपने जो चयन प्रक्रिया कराया उसमें कहीं से कोई कमी नहीं किया, लेकिन वेतन में आपने कमी कर दिया। फिर से यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक, सिमुलतला आवासीय, सब चीज़ों की चर्चा की गई है यहाँ पे। जो पात्रता है, जो नियम कानून बनाया गया है, हर चीज़ यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ देखिए कि यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश राज्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए आवश्यक केवल स्नातक डिग्री है। अदर स्टेट में सिर्फ ग्रेजुएशन। जहां तक नियोजित शिक्षकों का संबंध है, उन्हें चयन के लिए किसी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इससे तो आप सब वाकिफ हैं कि इसके अलावा अन्य नियुक्त अन्य राज्य के संबंध में 7वें वेतन आयोग के पूर्ण लाभ प्रदान किए गए हैं। यह बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 29/2025-24 से प्रमाणित है। जो सिमुलतला आवासीय स्कूल में, अब सिमुलतला फिर से यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक, मतलब हर चीज़ों के बारे में किए गए किस किस कैटेगरी के टीचर बिहार में काम कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एईडीओ का फॉर्म आया था, एईडीओ का भी चर्चा किया गया है कि एईडीओ का जो आप बहाली ले रहे हैं, बीपीएससी से ही ले रहे हैं, वो भी राज्य कर्मचारी ही होंगे, लेकिन उनको आप क्या करेंगे, 7th पे का लाभ दे देंगे। इस बातों का चर्चा किया गया है। अब बिहार में जो टीचर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, किस किस कैटेगरी के क्या क्या टीचर बनते हैं, उसका एक लिस्ट अटैच कर दिया गया है कि स्कूल टीचर जो 9th-10th के बनेंगे उनको क्या क्या चाहिए। ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड और स्टेट चाहिए। उनका मूल वेतन यहाँ पे 31,000 है। फिर यहाँ पे देखिएगा 11-12 के टीचर की बात की गई है कि उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह से वो अपॉइंट हुए हैं, उनका मूल वेतन कितना है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर यहाँ पे बीपीएससी एग्जाम के थ्रू आए हैं, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और उनका लेवल ये बनता है। तो इस तरह से ये बातें रखी गई है, मतलब एक अटैचमेंट दे दिया गया है वहाँ पे कि ताकि जज साहब इस बातों को पढ़ के और उसका बिल्कुल सटीक एनालिसिस कर सके। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सिमुलतला जो टीचर की बात की गई है उनका भी चर्चा किया गया है ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। तो मैं आप सभी से बोलूंगा कि नियोजित शिक्षक हो या कोई भी शिक्षक हो, विद्यालय अध्यापक हो, प्रखंड शिक्षक हो, डरिए नहीं, आप लोग मजबूती से एक दूसरे का साथ दीजिए। लास्ट में क्या कर दिया गया है, तो जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया है। क्या रिक्वेस्ट किया गया है, तो उचित रीट आदेश या निर्देशों का जारी करना, विशेष रूप से मंडमस रीट की प्रकृति का, जिसमें प्रकृतिवादी प्राधिकारियों को नियुक्त निर्देश किया गया है कि वह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ता का अन्य सभी राज्य के कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जाए और किसी प्रकार का आगे भेदभाव न किया जाए। ठीक है,
अन्य कोई राहत जैसा कि आपकी लॉर्डशिप उचित और ठीक समझे। इस मामले में तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार याचिकाकर्ता को उचित राहत प्रदान करते हुए, उचित राहत यहाँ पे देखिए, उचित राहत प्रदान करते हुए 7th पे सीपीसी का लाभ प्रदान करने की कृपा करें। यानी देखिए, इस पूरे वीडियो में हर चीज का चर्चा किया गया है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे विद्यालय अध्यापक हो, चाहे सरकारी शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक जो भी हो, सिमुलतला के टीचर हो, 9-10 के टीचर हो, माध्यमिक शिक्षक हो, हर चीज के किया गया है कि कौन कैसे ज्वाइन होके आया है और किनका क्वालिफिकेशन क्या है, किनको किस तरह से ज्वाइन किया है, किनको एग्जाम के थ्रू आपने किया या किनको अलग तरीके से आपने किया, हर चीज का चर्चा यहाँ पे किया गया है। और लास्ट में रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर उचित तथ्यों पे आप अगर माय लॉर्डशिप अगर आप अमल करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो इन सारे टीचर्स को 7th पे सीपीसी का लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो ये था पूरे पीडीएफ का एक तरह से समरी सार, जो कि उम्मीद करते हैं आप सारे साथियों को समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर से लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और अलग लेकर। मिलते हैं। थैंक यू सो मच।